अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। दोनों लड़की के हाथ से नीचे गिर गए और इनका सामान बिखर गया। सब चौंक पड़े थे। दोनों लड़कियां भी मतहोश हो गई थीं। कहाँ है सांप? कैसा सांप? थाल संभालने वालों ने कपकपाते हुए बमुश्किल थाल संभाल कर नीचे देखते हुए कहा, ये मैंने उंगली से सांप की तरफ इशारा करके एकदम खड़ा हो गया। सांप का ऊँगता हुआ सर जुम्बिश करने लगा। इसने एकदम आंखें खोल दी और इसकी नन्ही सुर्ख चिंगारियों जैसी आंखें मुझे घूरने लगी। इनमें कीनातोजी की झलक थी। मेरा इशारा चूंकि लड़की के जिस्म की तरफ था, इसलिए इन लोगों ने लड़की को भी देखा। फिर एक बोला, पागल लगता है, उठा ये रिज्क। सब नीचे गिरा दिया। तुम लोग मेरे मुंह से निकला। मेरे चेहरे से कंबल सरक किया था। दूसरी लड़की ने अजीब नजरों से मुझे देखा और फिर दोने उठाकर तकसीम करने वाली लड़की को देखकर बोली, लो मेहर, जमीन पर गिरी चीज खराब हो गई है और दे दो। मैं शिद्दत हैरत से गुंग हो गया। ये लोग लड़की के जिस्म से लिपटे सांप को देख नहीं पा रहे थे। इस बार दोनों मेरे हाथ में आ गए थे, मगर मैंने कुछ पीछे हटकर इन्हें लिया था। वो आगे बढ़ गईं, मगर मैं पागलों की तरह इन्हें देख रहा था। या इलाही, ये क्या किस्सा है? काले सांप ने लड़की को अपने गिरफ्त में लिया हुआ है और ये लोग ना तो इसे खौफ खा रहे हैं और न इसे कोई अहमियत दे रहे हैं। दोनों लड़कियां नाश्ता तकसीम करने वाले आखिरी फकीरों को भी नाश्ता दे चुकी तो वापस पलटी। इन्होंने मुझे देखा। मैं इसी तरह दोनों पकड़े बैठा हुआ था। इस बार इन्होंने मुझे हमदर्दी से देखा था। सब घोड़ा गाड़ी में बैठ गए और कोचवान ने अपनी जगह संभाल ली। पेट भरा हुआ है क्या पहलवान? मेरे बराबर बैठे हुए फकीर ने ललचाई हुई नजरों से मेरे दोनों को देखते हुए कहा। मैं चौंक पड़ा। मेरे को दे दे खलीफा, कलन का पेट 4 पूरियों से नहीं भरने का। दे दे उस्ताद, अल्लाह तेरा भला करेगा, इसने लजाजत से कहा और मैंने दोनों इसकी तरफ बढ़ा दिए। अरे खाने दे इसे कलन, अल्लाह तेरा पेट कभी नहीं भरेगा। करीब बैठी एक औरत ने कहा। इसके साथ 2 बच्चे थे जो जल्दी से नीचे गिरी हुई पूरियां और हलवा उठाकर ले भागे। ए बीबी, तुम्हें क्या हो रहा है? अपनी खुशी से दिया है इसने, कल्लन ने पूरियां के नवाले बनाते हुए कहा। इस वक्त दूसरा फकीर चीखा, लो और नाश्ता आ रहा है कल्लन उस्ताद। घोड़ा गाड़ी फिर वापस आ रही थी। कल्लन ने सरगोशी की, मियाँ भाई, तेरे को अगर जरूरत नहीं है तो मेरे लिए ले लीजियो। अल्लाह तुझे खुश रखे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। घोड़ा गाड़ी कुछ फासले पर रुक गई। इस बार इससे औरतें नीचे नहीं उतरी थीं, बल्कि एक भारी जसामत का दराज कामत शख्स नीचे उतरा था। इसके जिस्म पर कीमती शेरवानी थी, चूड़ीदार पजामा, स्याह वार्निश के पंप बने हुए थे। इसके पीछे वही दोनों आदमी भी नीचे उतरे थे जो पहले थाल उठाए हुए थे। वो तीनों इस तरफ बढ़ने लगे। कल्ला ने इन्हें गौर से देखते हुए कहा, अबे लो, फूट ले खलीफा, कोई और ही चक्कर है, निकल ले। वो जल्दी से उठा और पीछे खिसक गया। शेरवानी वाला शख्स पुरवकार चाल चलता हुआ मेरे सामने आ गया। इन दोनों अफराद ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। दूसरे फकीर अभी नाश्ता ही कर रहे थे। आप नाश्ता नहीं कर रहे मियाँ साहब? पुररोब शख्स ने मुझे बगौर देखते हुए कहा। ए लो, कैसे नाश्ता करे बेचारा? वो मुर्दार कालिया कलन जो 420 करके इसका नाश्ता ले गया। बेचारे को और दे दो मियाँ जी, भूखा है। औरत ने सिफारिश की, आपको थोड़ी सी जहमत देना चाहता हूँ मियाँ साहब, गरीब खाने तक जहमत करनी होगी। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। बाद में आप जहाँ हुक्म देंगे वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। खुदारा इनकार न कीजिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। मियाँ फतेह मोहम्मद, कोई तांगा करके मियाँ साहब को एहतराम से घर ले आओ। वो देखो, वो खाली तांगा गुजर रहा है। इस शख्स ने एक सिमत इशारा किया और दूसरा आदमी तांगे की तरफ दौड़ा। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। तकदीर के फैसले अहम होते हैं। हर तहरीक का एक मकसद होता है। आखिर मुझे किसी काम के लिए ही यहाँ भेजा गया है और काम वो शायद मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। जी सरकार आली। तांगा घोड़ा गाड़ी के पीछे चलता रहा। मैं दोनों तरफ बनी इमारतों को देख रहा था। कोई बड़ा शहर था, मगर मेरे लिए अजनबी था। अपना तजस्सुस न रोक सका और पूछ बैठा, ये कौन सा शहर है भाई? मेरे करीब बैठे दोनों मुलाजिम चौंक पड़े। तांगे वाला बेइख्तियार बोल पड़ा, दिल्ली है भाई मियाँ।
कहीं बाहर से आए हो? तुम तांगा चलाओ शेख जी, मियाँ साहब का भेजा टला है, फतेह मोहम्मद ने कहा और दूसरा मुलाजिम इसे घूरने लगा। तेरी कतरनी कभी काबू में नहीं आएगी। फतेह चिपका बैठ। अम्मा तो गोल मिर्ची काय को चबा रहे हो? मैंने क्या कर दिया? फतेह मोहम्मद ने बुरा मानते हुए कहा। बस तू चिपका बैठा रहे। कमाल है, उम्र कैद नहीं, काय को मेरे ऊपर हुक्म चलाते रहते हो? तुम्हारा दबील हूँ? लड़ना बुरी बात है भाई, तहम्मुल से काम लो। मैंने इन्हें टोका। अबे ले, बोल पड़े मुरलीदास। मियाँ भाई सब तुम्हारा किया धरा है, फतेह मोहम्मद ने कहा। मेरा तो और क्या मियाँ भाई, वो सांप कहाँ से नजर आ गया तुम्हारे को? सांप? माँ आहिस्ता से बोला। सुन लो बंदू खान साहब, मियाँ जी भूल गए। और सुनाओ बड़े मियाँ साहब को सांप की कहानी। खुदा के लिए चुप रहो, घर जाकर बात कर लेना, दूसरे मुलाजिम ने कहा। ये शहर दिल्ली है? मैंने पूछा। अम्मा तुम क्या बाराबंकी से आए हो? हाँ, मैं यहाँ अजनबी हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? फतेह मोहम्मद बोला। चंदूसी से आया हूँ। तो ये नहीं पता कि दिल्ली में उतरे हो? अबे भाई मियाँ, क्या हवाई जहाज से गिर गए थे? नहीं, बस यूं ही। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। दिल्ली में हो पहलवान और फतेहपुरी की जामिया मस्जिद में बैठे थे। अब समझ में आ गई, मगर वो सांप कहाँ से नजर आ गया तुम्हें? फतेह मोहम्मद बोलने का मरीज था। ये कौन साहब हैं जो शेरवानी पहने हुए थे? शेख अब्दुल कद्दूस अच्छे नवाब, बहुत बड़ी सरकार है, आधी दिल्ली इनकी है, अल्लाह के फजल से, फतेह मोहम्मद बोला। वो दोनों लड़कियां कौन थीं? मैंने पूछा। एक मेहरुनिसा, शेख साहब की छोटी बेटिया, और दूसरी? फतेह मोहम्मद, कसम खा रहा हूँ, अच्छे नवाब से तेरी शिकायत जरूर करूंगा। रास्ते में बक बक किए जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, मुलाजिम बंदू खान ने कहा, और फतेह मोहम्मद बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन हालात का कुछ अंदाजा जरूर हो रहा था। वो लड़की मेरे लिए मुअम्मा बनी हुई थी, जिसके जिस्म पर मैंने पूरे होश व हवास के आलम में सांप लिपटे हुए देखा था, मगर दूसरे इससे लाइल्म थे। क्यों? आखिर क्यों? फिर एक कदीम तर्ज की शानदार हवेली के अहाते के सामने तांगा रुक गया। घोड़ा गाड़ी अंदर दाखिल हो गई थी। तहम हम तांगे से नीचे उतर आए। घोड़ा गाड़ी की सवारियां अंदर चली गईं। शेरवानी वाले साहब हमारा इंतजार कर रहे थे। इनके पास एक और शख्स खड़ा हुआ था, जिसे देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। ये चेहरा मैं पहचान गया था। ये वही नवाब किस्म का आदमी था जिसे मैंने इस वक्त देखा था जब लोग मुझे रत्ना कहते थे। इसी शख्स के साथ मैंने मामू रियाज को शक्तना के कोठे पर जाते हुए देखा था, और बाद में ये मुझे नहीं मिल सका था, मगर इतना पता चला था कि ये लोग अलाहाबाद के रहने वाले थे। बाद में इन लोगों का कोई पता नहीं चल सका था। आह, क्या मामू रियाज भी इनके साथ हैं? शेख अब्दुल कद्दूस एहतराम से आगे बढ़े और बोले, तकलीफ दही की माफी चाहता हूँ किबला। दिल्ली आरजू है कि एक मुख्तसर वक्त के लिए मुझे शर्फ मेजबानी बख्शें। आपका कोई काम है हमसे? मैंने पूछा। इस हकीकत से इनकार करके झूठ बोलने का जुर्म नहीं करूंगा, शेख साहब बोले। अगर आपका ख्याल है कि हम आपके किसी काम आ सकते हैं तो हम हाजिर हैं। अगर आपका काम हमसे ना हो सके तो हमें मुजरिम करार न दीजिएगा, ये मेरी तकदीर होगी। आपके कदमों की बरकत ही से फैज याब हो लूंगा, शेख साहब ने कहा। फिर फतेह मोहम्मद से बोले, मियाँ फतेह मोहम्मद, मियाँ साहब को मेहमान खाने ले जाओ और इज्जत और एहतराम से वहाँ क़याम कराओ। तुम्हारी खिदमत इनके लिए है, इन्हें कोई तकलीफ हुई तो सजा पाओगे। जी सरकार, फतेह मोहम्मद ने खम करके कहा। फिर मेरे सामने गर्दन झुकाकर बोले, आइए मियाँ साहब। मैं शाने हिलाकर इसके साथ चल पड़ा। मेहमान खाना हवेली के बगली हिस्से में था। इसमें दाखिल होने का रास्ता भी दूसरी सीमत था। इस तरफ आम और शरीफे के दरख्तों की भरमार थी। 3 चौड़ी सीढ़ियां अबूर करके एक अरीज दलान आया था, और फतेह मोहम्मद ने दलान में बने हुए दरवाजों में से एक दरवाजा खोल दिया। सबसे बढ़िया कमरा दे रहा हूँ मियाँ साहब तुम्हारे को, कसम अल्लाह की, नसीब खुल गए तुम्हारे। अभी 4 दिन पहले नवाब मेंढू गए हैं इस कमरे से, जाते हुए 100 रुपये दे गए थे मेरे को। कहने लगे, मियाँ फतेह मोहम्मद, जब भी यहाँ से नौकरी छोड़ो मेरे पास आ जाइयो, निहाल कर दूंगा। वैसे भाई मियाँ, कौन सी बेंटी घुमा दी तुमने हमारे शेख साहब पर? बड़ा दम भर रहे हैं तुम्हारा। तुम वाकई बहुत बोलते हो फतेह मोहम्मद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मियाँ साहब, हम तो ये सोचे हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल को दिल से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मिर्जा जी ने। मियाँ हंस बोल कर जिंदगी गुजार लो,
हाँ ये तो ठीक है, एक बात बताओ फतेह मोहम्मद, ये शेख साहब के साथ एक साहब खड़े हुए थे, वो कौन थे? नब्बन मियाँ। मैं इनका नाम नहीं जानता। मैंने हंस कर कहा, अबे वो, हाँ ये लो मियाँ साहब, वो अच्छे नवाब की बड़ी बिटिया फखरुन्निसा के मियाने ससुर हैं। नाम है इनका इलियास खान, आलाबादी अमरूद। प्यार से सब लोग इन्हें नन्नन मियाँ कहते हैं। एक बताऊं पते की? बताओ। बस मियाँ खाओ कमाऊ है, कभी इसके घर जा पड़े कभी उसके घर जा पड़े। शेख साहब बिटिया के ससुराल का ख्याल करते हैं। अब कोई 20 दिन हो गए मियाँ पड़े हुए खा रहे हैं, ईंट रहे हैं। इलाहाबाद के रहने वाले हैं। हाँ बड़ी बिटिया की ससुराल इलाहाबाद में है। इनके साथ कोई और भी है? लो इनके साथ और कौन होगा? आगे नाथ न पीछे पग्गा, बस यार दोस्त हैं और रंग रलियां हैं। अभी क्या बताऊं मियाँ साहब, फतेह मोहम्मद की बात अधूरी रह गई। बंदू खान नाश्ता ले आए थे, तुम यहाँ बातें मंठा रहे हो। पता है मियाँ साहब ने नाश्ता नहीं किया था। अम्मा हाँ, लो भूल ही गया। तुम भी खिदमत कर लो मियाँ साहब की, एक सिट्टे का नंबर मिल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। फतेह मोहम्मद ने हंसते हुए कहा, नाश्ता बड़े इत्मीनान से लाया गया था। मेरी भूख फिर चमक उठी। मैं खामोशी से नाश्ता में मसरूफ हो गया। बंदू खान ने फतेह मोहम्मद को कोई काम बताकर वहां से भेज दिया था। खुद बंदू खान समझदार और संजीदा आदमी था। खामोशी से बैठा रहा। मैंने भी इससे कोई बात नहीं की थी। फिर वो बर्तन उठाकर चला गया। मेहमान खाने का ये कमरा बेमिसाल सजावट के हामिल था। मसहरी बेहद कीमती थी। दूसरी चीजें भी इसी मेयार की थीं। मैं गहरी सांस लेकर एक गोशे में जा बैठा। जो कुछ हुआ था इस पर गौर कर रहा था। चंदूसी से रेल में बैठा था। कंबल पोश के अल्फाज सुने थे और बस, इसके बाद ये सब कुछ। वो कंबल अब भी मेरे पास था। इससे बड़ी हकीकत और क्या हो सकती थी? मगर दिल से सवाल करता तो जवाब मिलता कि मुझे यहाँ भेजा गया है और ये सब कुछ बेमकसद नहीं है। मुझे इस मकसद के सामने आने का इंतजार करना चाहिए। अलबत्ता दिल में रह रहकर इलाहाबाद के इलियास खान का ख्याल आ रहा था। इस शख्स से अगर मामू के बारे में कुछ मालूम हो सके तो बाहर आहटें उभरी। फिर शेख अब्दुल कदूस अंदर दाखिल हो गए। मैंने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया था। मुझे गुनहगार न कीजिए मियाँ साहब, आप तशरीफ रखिए, कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। हुक्म फरमाइए। मियाँ साहब, अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत से नवाज देता है, वही जानता है कि इसने आपको क्या दौलत अता की है। आपने मेरी बच्ची को देखकर कुछ सांप का हवाला दिया था। वो क्या था? तांगे में बैठकर मेरे मुलाजमों ने यह तज़किरा किया था और मेरा दिल बेख्तियार चाहा था कि आपको गरीब खाने पर जहमत दूं। वो खातून आपकी साहबजादी हैं? जी मेरी 2 बेटियां हैं। माबूद करीम ने यही 2 बेटियां अनायत फरमाई हैं। बड़ी के फर्ज से शुबदोश हो चुका हूँ। छोटी के लिए अभी कुछ नहीं सोचा था कि वो इस मुसीबत का शिकार हो गई। वो मुसीबत क्या है? आपके सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज है। हालांकि मेरा सवाल तिश्ना रह गया। आपने इस वक्त सांप क्यों कहा था? क्या आप लोग इनके बदन से लिपटे हुए सांप से खौफजदा नहीं होते? बदन से लिपटे हुए सांप से? शेख साहब ने खौफजदा लहजे में कहा। हाँ, इसका फन इनके सर पर रखा हुआ था। वो चमकीला सांप गहरा स्याह था और वो इनके पूरे बदन को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। मैंने कहा और शेख साहब दहशतज़दा नजरों से मुझे देखने लगे। कुछ देर के बाद इन्होंने कहा, वो आपको नजर आया था? आपको नजर नहीं आता? नहीं, हमें ये बसीरत नहीं मिली हजरत। अब मैं आपको पूरी तफसील बताना चाहता हूँ। मुख्तसर अर्ज करता हूँ। मैं दिल्ली का कदीम बाशिंदा हूँ। अजदाद दौरे मुगलिया से यहाँ आबाद थे। ये हवेली भी इसी दौर की है। दिल्ली में थोड़ी बहुत जायदाद और कारोबार है। अल्लाह के करम से इज्जत से गुजर रही है। औलाद नरीना से महरूम हूँ और यही 2 बच्चियां सरमाया हयात हैं। महरुन्निसा मेरी छोटी बच्ची का नाम है। कोई 8 माह पहले वो एक खुश गुफ्तार, हंसमुख और जिंदगी से भरपूर बच्ची थी। अचानक एक रात वो ख्वाब के आलम में डर गई और सांप सांप चीखने लगी। हम सब जाग गए और इसे बेदार किया तो वो पसीने में डूबी हुई और दहशत ज़दा नजरों से छत में लटके हुए फानूस को देख रही थी। इसने बताया कि फानूस में सांप है। वो नीचे लटका हुआ था और इस पर गिरना चाहता था। हमारा ख्याल था कि वो ख्वाब देख रही थी। ताहम इस वक्त सारे मुलाजमों को बुलाकर भारी फानूस उतार लिया गया और इसको चिकनाचूर कर दिया गया। सांप कहीं नहीं था। इसे इत्मीनान तो हो गया मगर वो बददस्तूर सहमी रही। फिर दूसरी सुबह इसने अपनी वालदा को बताया कि वो ये सांप कई दिन से देख रही है। कभी ये इसे पाए बाग के किसी दरख्त की जड़ में बैठा नजर आता है, कभी फूलों के किसी कांज में,
मगर फिर गायब हो जाता है, लेकिन इसकी नन्ही चमकदार आंखें इसे नजर आती रहती हैं। नजर नियाज की गई, सदके उतारे गए, जो मुमकिन था कर लिया गया, मगर अफाका न हुआ। वो मलूल और खौफजदा रहने लगी। 2-3 बार इसने सांप का तज़किरा किया और फिर खामोश हो गई। इसके बाद बारहा इससे सांप के बारे में पूछा गया, मगर इसने कुछ नहीं बताया कि बल्कि इस तज़किरे पर वो खामोश हो जाती थी। इसमें वो तमाम सिफात खत्म हो गईं। पहले वो बुलबुल की तरह चहकती रहती थी, अब बिल्कुल खामोश, एक तरह से नींद के आलम में रहती है। बस कभी कभी वो इस खौल से निकलती है, इससे कुछ पूछा जाता है तो रोने लगती है। साथ ही कुछ अजीब व गरीब वाकयात रोनुमा हुए हैं जो नाकाबिले फहम है। वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा और शेख साहब किसी सोच में गुम हो गए, जैसे इन अजीब व गरीब वाकयात को याद कर रहे हों। फिर इन्होंने कहा, उसके कमरे में खुशबुएं बिखरी रहती हैं, गुलदानों में ऐसे ऐसे हसीन फूलों के गुलदस्ते नजर आते हैं, दिल्ली तो क्या शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं न मिले। शादी की एक तकरीब में शिरकत करनी थी। इसके लिबास की अलमारी में अतलस का एक ऐसा जोड़ा मिला जिसमें हीरे लटके हुए थे। वो आधी रात को बाग में चली जाती है और वहां बैठी रहती है। बस एक बार रात का चौकीदार इसे देखकर इसके पास चला गया था। दूसरी सुबह वो बेहोश मिला और फिर पागल हो गया। ऐसे ही कुछ और वाकयात। इन्होंने सांप का तज़किरा दोबारा नहीं किया। नहीं, इसके बाद नहीं। आप लोगों ने इनके पास किसी सांप को नहीं देखा? कभी नहीं, आजकल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने इन्हें किसी डॉक्टर को दिखाया? मेरे खानदान के बुजुर्गों ने मना कर दिया। क्यों? इनका कुछ और ख्याल है क्या? मुझे मना किया गया है कि अपने मुंह से कुछ न कहूँ। 8 माह से इनकी ये हालत है। हाँ, लगभग। कोई ऐसा वाकया जिसका राब्ता इन वाकयात से किया जा सके? हाँ, शेख साहब ने झिझकते हुए कहा। बताइए। दिल्ली से कुछ फासले पर गाजियाबाद है। गाजियाबाद में भी मेरी जमीनें और जायदाद है। वहीं एक कदीम हवेली भी है जो कोई 100 साल से वीरान पड़ी है। एक हिंदू बुनिया ने इस पर अपना हक जता दिया और हमारे दरमियान मुकदमाबाजी शुरू हो गई। मैं वो मुकदमा जीत गया। मुकदमे के दौरान हवेली सील कर दी गई थी। मुझे इसका कब्जा दिया गया और चूंकि ये तनाज़ा अरसे से चल रहा था, इसलिए जब हम कब्जा लेने गए तमाम घर वाले साथ थे। महरम निसाब भी थी। हवेली तबाह हाल पड़ी हुई थी, जार झनकार से भरी हुई। मैंने एक कमरा साफ कराया और हमने एक रात वहां क़याम किया था। जी फिर? बस इसके बाद महरम निसा की ये कैफियत शुरू हो गई। इस रात के क़याम में कोई वाक़या पेश आया था? बिल्कुल नहीं। खुशगवार चांदनी रात थी। बच्चे साफ सुथरे इलाके में सारी रात आंख मचोली खेलते रहे थे। आपने किसी आलम से रजू किया? नहीं, दरअसल ज़हन कुछ मुख्तलिफ है इस बारे में। मैंने अपने अहले खानदान से इख्तिलाफ किया, मगर अब और फिर मियाँ साहब, आपने बराह रास्त मुझे मुतासिर किया। ऐसे काम मैं करता रहता हूँ, इसका सदका उतारता रहता हूँ, खाना वगैरह इसी तरह तकसीम करता रहता हूँ जिस तरह आपने देखा। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप बेहतर समझते हैं मियाँ साहब। अल्लाह का हुक्म हुआ है तो आप मेरी मदद करें। वो बचपन से अपने फूफीजाद से मंसूब है। मेरी बहन बहनोई यूरोप में रहते हैं और हमारे दरमियान तय है कि हम दोनों बच्चों की शादी करेंगे। सुल्तान मियाँ की तालीम मुकम्मल होने वाली है। साहबजादी अपने मंगेतर से मुतमईन है। इसने खालिस मशरकी माहौल में मेरी वालदा से तरबियत हासिल की है और मशरकी लड़कियां सिर्फ इतना सोचती हैं जितना इन्हें बताया गया। इसकी उदासी और गम आलूद कैफियत इस बात की गमाजी करती है कि इसे अपने मुस्तकबिल का ख्याल है। शेख साहब ने कहा और मैं सोच में डूब गया। न मैं आलिम था न दरवेश। इन हालात पर अपना तबसरा क्या करता? मुझे तो रहनुमाई दरकार थी। सोचने लगा कि शेख साहब को क्या जवाब दें। बल आखिर कहा, किबला शेख साहब, मैं आपसे इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं खुद भी एक नावाकिफ इंसान हूँ। हाँ, इस एतराफ से गुरेज करके झूठ का मुर्तकब न होगा कि मैंने महरम निसा के जिस्म से एक पतला लंबा सांप लिपटे हुए देखा था जिसका फान इनके सर पर रखा हुआ था। इसीलिए नाश्ते के दौरान मेरे हाथ से गिर गए थे। मेरा ख्याल था कि आप सब लोग भी इसे देख रहे होंगे, मगर अल्लाह का हुक्म, अगर इसने मुझे ये बिनाई बख्शी है तो इसकी कुछ वजह भी होंगी। मैं दिल्ली में नो वारिद हूँ, चंदूसी से आया हूँ। बस यूं समझ लीजिए खुदा के नेक मंदों से फैज हासिल करने निकला हूँ। हो सकता है इस बारे में मैं कोई खिदमत सर अंजाम देने में कामयाब हो जाऊं। आपके दर दौलत पर चंद रोज क़याम का ख्वाहिशमंद हूँ।
2 वक्त की रोटी के सिवा कुछ दरकार न होगा। अगर बुजुर्गाने दीन से कुछ रहनुमाई हासिल हुई तो यहाँ ठहरूंगा, वरना आपसे इजाजत लेकर चला जाऊंगा। खुदारा मुझे एक गुनहगार इंसान के सिवा कुछ तसव्वुर न फरमाइएगा। हो सकता है साहबजादी की सेहत याबी की सुरखरुई मुझे अनायत हो जाए। सुभान अल्लाह। मियाँ साहब, आपका लबो लहजा बताता है कि अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। जिसे आजिज़ी व इनकिसारी की दौलत मिल जाए, इससे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है। वरना यहाँ तो 2 टकों पर उछलने वालों की बहुतात है। आपका क़याम मेरे लिए बड़ी धारस का बायस होगा। आप यहाँ क़याम फरमाएं, मैं आपका एहसान मानूंगा। वैसे हजूर, कोई नाम तो होगा आपका? जी, आप मुझे मसूद अहमद कह सकते हैं। जिस शय की हाजत हो इरशाद फरमा दीजिएगा। शुक्रिया। मेहरुन्निसा बेगम से मिलते रहने की इजाज़त चाहता हूँ। मुझे इनके लिए भाई का दर्जा दिया जाए और हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने की इजाज़त भी। सबको हिदायत मिल जाएगी, आप इत्मीनान रखें। मेहरुन्निसा बेगम पर किसी भी वक्त कोई खास कैफियत तारी हो, मुझे ज़रूर इतला दीजिएगा। बहुत बेहतर। वैसे आप चाहें तो अभी इसका जायज़ा ले सकते हैं। नूर जहाँ मेरी भतीजी है और मेहर के साथ रहती है, इसे सबसे ज्यादा मेहर से लगाव है। मैं इसे भी हिदायत कर दूंगा। अभी कुछ तवक्कुफ फरमाइए, बाद में इनसे मुलाकात कर लूंगा, मैंने कहा और शेख साहब उठ गए। रुखसती अल्फाज अदा करके वो बाहर निकल गए और मैं अहमको की तरह दरवाजे को देखता रह गया। क्या मैं इस सिलसिले में कुछ कर सकूंगा? मगर कैसे? मेरा अमल क्या होना चाहिए? बाबा फजल, मैं नाबीना हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। मेरे कानों में आवाज उभरी और मैं उछल पड़ा। आवाज इतनी साफ थी कि कोई धोखा नहीं हुआ था और ये आवाज मेरी निगाह इस कम्बल की तरफ उठ गई। इस कम्बल का इन अल्फाज से गहरा ताल्लुक था, मगर इस वक्त फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया और इस तरह आया कि मैं खुद को इससे बाज न रख सका। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और कम्बल को बड़े एहतराम से उठाकर मसहरी की तरफ बढ़ गया। मसहरी पर दराज होकर मैंने कंबल ओढ़ लिया। तारीकी फैल गई, सब कुछ निगाहों से ओझल हो गया, मगर मैं सब्र और सुकून से लेटा रहा। फिर अचानक मेरी निगाहों में रोशनी का एक नुक्ता उभरा। ये नुक्ता रफ्ता रफ्ता फैल रहा था। फिर एहसास ही न रहा कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। मेरे अतराफ तेज रोशनी थी और इस रोशनी में मैं बहुत कुछ देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था। मेरे जहन के दरीचे खुलते जा रहे थे और इन दरीचों में न जाने क्या क्या था।